wants to know about ligaments of knee and the injuries, so this video is just for you. So, hello everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. Today we will learn about injuries to the ligaments of knee. So, for first of all, what is the biomechanics of knee joint and their structures, where the ligaments of knee are located, and what types of are they. So knee ligaments are critical stabilizing structures prone to injury during dynamic high impact movements. Knee ligaments, everyone knows कि टिबिया फीमर टिबिया को ज्वाइन करके हमारा नी जॉइंट फॉर्म होता है। एंड इसमें ये हमारा वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट होता है। दीज कॉम्प्लेक्स इंजरीज अकर मोस्ट ऑफन फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्विस्टिंग और बेंडिंग फोर्सेस। और इसमें जो इंजरी होती है नी जॉइंट में, ये इनडायरेक्टली भी हो सकती है, ट्विस्टिंग फोर्स के साथ भी हो सकती है, या बेंडिंग फोर्सेस की वजह से भी हो सकती है। सो accurate biomechanical analysis of the injury mechanism is essential for formulating an appropriate therapeutic or surgical management plan. So, जब तक हमें नहीं पता होगा कि कॉज क्या है इंजरी का, किस फोर्स की वजह से, वेदर इट इज इनडायरेक्ट ट्विस्टिंग और किस फोर्स की वजह से वो हुई है, तो हम नहीं उसको ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, types of ligament injuries. So there are 4 types of ligaments around the knee. The first one is medial collateral ligament. ये हमारे जो इनर नी है, ये एस्पेक्ट है, ये मीडियल साइड। तो इनर नी को स्टेबलाइज करता है वेल्गस अगेंस्ट एबडक्शन फोर्सेस के। जहां भी एबडक्शन फोर्सेस लग रहे होंगे उसके अगेंस्ट काम करता है और हमारी नी को स्टेबलाइज करता है। Second है lateral collateral ligament. It protects the outer aspect against varus, that is adduction forces. तो ये हमारे laterally नी जॉइंट के laterally situated होता है lateral collateral ligament, and ये हमारे adduction forces को के against work करता है। थर्ड वन इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबका डाउट रहता है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ से निकल रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ है और इंसर्शन कहाँ है, सब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, बस अब आप लोग इसका इंसर्शन याद रखिए। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियरली इंसर्ट होता है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियरली इंसर्ट होता है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ ACL? It prevents abnormal anterior translation of the tibia relative to femur. तो हमारा जो कोई भी बेंडिंग फोर्सेस के वजह से हमारे बेंडिंग फोर्सेस में या बेंडिंग एक्टिविटीज़ में या फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हमारे ACL और ये PCL है, ये लिगामेंट्स वर्क करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं इन मूवमेंट से हमारे नी जॉइंट को। सो फर्स्ट हम ब्रीफ में पढ़ेंगे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को। मैंने आपको बता दिया कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट मीडियल साइड होता है नी जॉइंट के, एंड ये हमारे एबडक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करता है। द MCL इज कॉमनली डैमेज व्हेन फोर्सेस अफेक्ट द एबडक्टिंग लेग ऑन द फीमर। और जब ये एबडक्टिंग फोर्सेस के अगेंस्ट काम करता है तो इसका रीजन भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एबडक्ट हो गया हमारा नी, तभी ये ब्रेक हुआ है। दिस इज क्लिनिकली रेफर्ड टू एज वेल्गस फोर्स और लैटरल ब्लो फोर्सिंग द नी इनवर्ड। बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होने की वजह से नी हमारा इनवर्ड की तरफ हमारी जो फीमर है और टीबिया है वो जाने लगेगी और ये ब्रेक, इसी रीजन से ये ब्रेक हो जाएगा। पैथोलॉजिकल साइट है, द MCL कैन टीयर एट वेरियस पॉइंट्स along its pathway. Most commonly it ruptures
डायरेक्टली फ्रॉम इट्स फेमोरल अटैचमेंट। तो ज्यादातर ये फेमोरल अटैचमेंट से ही ब्रेक होता है। सेकेंड हमारा है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। ये लैटरली सिचुएटेड होता है और एडक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट स्टेबलाइज करता है हमारे नी जॉइंट को। सो रिवर्स मैकेनिज्म है इसका, वैल्गस फोर्स के आगे जस्ट अपोजिट वैरस फोर्स को ये उनके अगेंस्ट में काम करता है। डैमेज बाय फोर्सेस अपोजिट टू एमसीएल इंजरीज। तो जितना एमसीएल मीडियली हमारा मीडियल कोलैटरल लिगामेंट स्टेबलाइज कर रहा था, इसके जस्ट अपोजिट ये लैटरली हमारे नी जॉइंट को स्टेबलाइज किए हैं। Bone eversion, the LCL is frequently eversed directly from the head of the fibula, often pulling a small of bone along with it. तो बोन एवर्जन इसमें ज्यादा देखने मिलता है क्योंकि हमारी जो फिबुला है यहाँ पे तो बहुत पतली और वीकेंड या साइड सपोर्टिंग बोन इसे बोल सकते हैं नी जॉइंट में। तो हमारी लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जब इसके हेड में इंसर्ट होती है और ब्रेकेज उसमें देखने मिलता है एलसीएल का, तो ये चिप्ड ऑफ होके फीमर का कुछ फीमर बोन का कुछ पार्ट साथ में लेके ब्रेक हो जाती है। सो लोअर इंसिडेंस रेट बहुत कम होता है। दीज इंजरीज आर रिलेटिवली अनकॉमन एंड द नी इज रेयरली सब्जेक्टेड टू सिवियर आइसोलेटेड वैरस फोर्सेस फ्रॉम इनर साइड। एंड हमें एमसीएल का इंजरीज ज्यादा देखने मिलता है एज कंपेयर टू एलसीएल। थर्ड वन इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सबसे ज्यादा टीयर होने वाला लिगामेंट है ये नी जॉइंट का। हाई इंसिडेंस क्रूशिएट टीयर। द एसीएल इज द मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड नी लिगामेंट, ऑफन अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद कोलैटरल लिगामेंट और मेनिस्कस टीयर्स। तो कभी कभी होता है कि एसीएल के साथ हमारे जो साइड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी टेयर हो जाते हैं इसके साथ। ये टिपिकली ट्विस्टिंग फोर्स या सेमी फ्लेक्स नी में ज़्यादा उस पोजीशन में होता है। ओडोनोट्राइड, तो ये एक सिंबॉलिक है याद करने के लिए, निमोनिक इसे कह सकते हैं। अ हाईली सिवियर कंबाइंड जॉइंट ट्रॉमा प्रेजेंटिंग 3 कॉन्करेंट इंजरीज। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, एमसीएल टीयर, मीडियल मेनिस्कस, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये कॉम्बिनेशन में जॉइंट ट्रॉमा ये ज्यादा देखने मिलता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एसीएल है और ये टॉर्न एसीएल है। फोर्थ वन है हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो इस लिगामेंट में इसकी भी इंसिडेंस रेट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम देखने मिलती है। इम्पैक्ट मैकेनिज्म, द पीसीएल इज इंज्योर्ड इफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टीबिया इज स्टक। पीसीएल ज़्यादातर कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि अगर पोस्टीरियरली हम इंसर्ट हो रही है हमारी लिगामेंट तो वो पोस्टीरियर क्रूशिएट है, एंड एंटीरियरली अगर इंसर्ट हो रही है तो वो एंटीरियर क्रूशिएट है। दिस इज कॉमनली सीन इन मोटर व्हीकल कोलिजन्स, डैशबोर्ड इंजरीज और डायरेक्ट फॉल्स ऑन अ बेंट नी। ये इंजरीज हमें ज़्यादातर मोटर व्हीकल कोलिजन्स में देखने मिलती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो इसका जो हमारी टीबिया है ये यहाँ पे सिचुएटेड है, टीबिया का जो एंटीरियर एस्पेक्ट है ये स्टक हो गया होता है सेमी नी फ्लेक्स पोजीशन में, एंड इसी वजह से हमारा ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। बायोमैकेनिकल फोर्स क्या है, द हाई वेलोसिटी डायरेक्ट इम्पैक्ट फोर्सेस द टीबिया बैकवर्ड्स ऑन टू द फीमर। तो वही सेम अभी मैंने बताया कि टीबिया का जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो पीछे की तरफ ज़्यादा चला जाता है और फीमर के ऊपर, मतलब फीमर आगे की तरफ जाता है और ये जो टीबिया का एंटीरियर एस्पेक्ट है पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच होके ब्रेक हो जाता है पीसीएल। नेक्स्ट, पैथो एनाटॉमी ऑफ टीयर्स।
तो अटैचमेंट टीयर्स में देखते हैं, लिगामेंट स्ट्रक्चरल फेलियर कैन अकर एट आइदर इट्स ओरिजिन और इट्स इंसर्जन साइट। तो अटैचमेंट जहाँ जहाँ से होगा वहाँ वहाँ से ब्रेकेज ज़्यादा देखने मिलेगी, चाहे इंसर्शन साइट से होगा चाहे वो ओरिजिन साइट से होगा। बोनी चिप एवर्जन, अभी मैंने आपको बताया था एलसीएल के केस में ज़्यादातर देखने मिलता है, क्यों? क्योंकि वो फीमर से अटैच्ड वो सॉरी फिबुला से अटैच्ड होती है एंड उसका ही कुछ पार्ट एवल्ज हो जाता है। ग्रेडिंग सेवेरिटी, तो इसको हम वही 3 ग्रेड्स में कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। मैंने आपको स्टेन्स की वीडियो में बताया है ये, एंड अगर आपको स्टेन्स के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सिवियर पेन, जॉइंट स्वेलिंग, वैक पेन, हीम आर्थरोसिस। सिवियर पेन में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है अगर लिगामेंट इंजरी हुई है तो, और बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है मूवमेंट या वेट बेयरिंग में। जॉइंट स्वेलिंग, ऑन स्पॉट स्वेलिंग आएगी अगर हमारा लिगामेंट इंजर्ड हुआ है तो। वाग पेन, क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज, चाहे वो एसीएल है चाहे पीसीएल है, डीप पुअरली लोकलाइज्ड और वेग इंटरनल जॉइंट पेन होता है इसमें। हीमार्थरोसिस, हीमार्थरोसिस दैट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड अराउंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ जॉइंट, रैपिड ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट कैविटी, दैट इज हीमार्थरोसिस। तो ये भी देखने मिलेगी। ऑर्थोपेडिक स्ट्रेस टेस्टिंग, तो अब क्या क्या टेस्ट है हम जिससे जान सकते हैं कि लिगामेंट इंजरी हुई है या कोई भी कॉमन नॉर्मल इंजरी है। असेसिंग जॉइंट इंटीग्रिटी, इन जॉइंट की इंटीग्रिटी को सबसे पहले असेस करेंगे। डैमेज टू द मीडियल एंड कोलैटरल लिगामेंट्स, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स कैन बी असेस्ड क्लिनिकली यूजिंग वाल्गस एंड वेरस टेस्ट। इस इमेज में देख सकते हैं जो ऊपर का हमारा है, हम फीमर को राइट साइड पुश कर रहे हैं, लेफ्ट अपने राइट साइड पुश कर रहे हैं एंड उसके जस्ट अपोजिट पुश कर रहे हैं टीबिया को। सो ये हमारा वैल्गस टेस्ट होगा, एंड अगर इसके जस्ट अपोजिट हम फीमर को लेफ्ट साइड पुश करेंगे एंड उसको राइट साइड, तो ये हमारा वैल्गस टेस्ट होगा। एसीएल और पीसीएल के लिए अलग होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्पेशल टेस्ट है इसके लिए, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट एंड पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट। एंटीरियर है एसीएल के लिए एंड पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट है पीसीएल के लिए। तो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता। हम पेशेंट का नी 45 डिग्री फ्लेक्स करने बोलेंगे एंड जो उसका टीबिया है उसको जस्ट ग्रैब करेंगे लोअर थाई को एंड उसको फिर जस्ट ऊपर की तरफ खींचेंगे, दैट इज एंटीरियरली हम ग्लाइड करेंगे टीबिया को। तो ये हमारा एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें ये जो मूवमेंट बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा होता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसीएल टीयर है। एंड इसके जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट में हम सेम ग्रैब वैसे ही करेंगे, लेकिन जो टीबिया है उसको फीमर के जस्ट पोस्टीरियरली ग्लाइड करेंगे। और अगर ये भी बहुत इजीली ग्लाइड हो जाता है या मूवमेंट हमें लग रहा है स्टेबल नहीं है तो पता चल जाएगा कि ये पीसीएल का टीयर है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या है इसमें? प्लेन एक्सरे, प्लेन एक्सरे में हमें फ्रैक्चर लाइंस दिखाई देंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हम एक्सरे में नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर उसके सराउंडिंग कुछ भी बोन एवल्जन है या बोनी फ्रैक्चर है तो हम उससे असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एमआरआई ये सॉफ्ट टिश्यूज को असेस करने के लिए बेस्ट है। कंप्लीट और पार्शियल टीयर्स इसमें कंफर्म हो जाते हैं।
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, देन असेसमेंट के बाद अब मैनेजमेंट है क्या। तो अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है और हमारा जो इंजरी हुई है लिगामेंट की वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की है, या ग्रेड 1 ही मानते हैं हम, सो नॉन ऑपरेटिव केयर इसमें देंगे। इसमें हम उसको कास्ट करेंगे या रॉबर्ट जॉनसन्स बैंडेज से कवर करेंगे जॉइंट को, नी जॉइंट को 3 to 6 वीक्स के लिए। एंड उसके बाद हम अपनी जैसे ही स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी फिजिकल थेरेपी उसमें यूज करेंगे, जैसे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करेंगे और फुल मसल स्ट्रेंथ वापस लाएंगे थ्रू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ऑपरेटिव इंटरवेंशंस में अगर वो जो लिगामेंट इंजरी है अगर वो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की है तो हम ऑपरेटिव में जाएंगे। प्राइमरी लिगामेंट रिपेयर, तो इसमें क्या होता है, अगर एक्यूट और फ्रेश ग्रेड 3 कोलैटरल लिगामेंट इंजरीज है तो हम इसमें सर्जरी परफॉर्म करेंगे और ये भी 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, अगर लिगामेंट समझ लीजिए रिकंस्ट्रक्ट करने की बात है, या मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्न हो गई है या उसके फाइबर्स एकदम बेकार हो चुके हैं, तो हमें फिर उसे दूसरे लिगामेंट से लेके रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो recommended for old neglected injuries presenting with chronic knee instability और failing conservative trials। तो ये ज़्यादातर हम ओल्ड और ऐसे लोगों में परफॉर्म करते हैं जिसमें ब्लड फ्लो कम हो, या ये बोल सकते हैं कि इंजरी रिकवरी बहुत जल्दी नहीं हो सकती है। Potential complications, what are the complications of ligament injuries of knee? Knee instability, joint laxity और predisposing patients to early osteoarthritic changes। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं कि चाहे कुछ भी, अगर वो वेदर इट इज ऑपरेटिव केस और कंजर्वेटिव केस, लेकिन जो नी की इंस्टेबिलिटी है वो वापस उस तरीके से नहीं हो पाएगी। डीप वीन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी होने के चांसेस हैं, ट्रिगर्ड बाय नर्वस कंप्रेशन, रिड्यूस ब्लड सप्लाई और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी इन अ कास्ट। तो अगर बहुत टाइम तक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी इमोबिलाइज किया हमने कास्ट में, या ऑपरेशन के बाद भी सेम यही कंडीशन होती है, कास्ट में रखना होता है, एंड ब्लड सप्लाई अगर उसमें कम हो गई है तो डीवीटी होने के चांसेस हैं। रेड्यूस रेंज ऑफ मोशन, नी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो बहुत जल्दी और पूरी तरीके से अचीव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। सो इस ये रेड्यूस रेंज ऑफ मोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, लीकेज एक्सट्रावेशन ऑफ आर्थ्रोसिक फ्लूइड फ्रॉम वेस्कुलर इंजरी और ड्यूरिंग रिपेयर्स कैन एलिवेट कंपार्टमेंट प्रेशर्स। सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, जो ऑर्थ्रोसिक फ्लूइड है जो हमारे नी जॉइंट के अंदर होता है, तो किसी भी वेस्कुलर इंजरी या रिपेयर के ड्यूरिंग कंपार्टमेंट को अगर हमने एलिवेट नहीं किया या प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। पेरोनियल आर्टरी डिस्ट्रप्शन, सो जो पेरोनियल आर्टरी होती है तो वो भी डिसरप्ट होने के चांसेस होते हैं पोस्टेरोलैटरल कॉर्नर ट्रॉमा के थ्रू। सो दिस इज for today's video. If you like this video, please share it, subscribe it. Thank you.